आज हम आपको मिलवा रहे हैं भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश खोला जी से। उनसे बात कर रहे हैं एसएसपी टाइम के संपादक पवन कुमार जी। इससे पहले कि हम सतीश खोला जी से मिलवाएं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, मैं इटली। इस महामारी से बचने के लिए मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी है। ये पूरे विश्व में घातक रूप से फैल चुकी है। अमेरिका में कुछ इसकी संख्या मौतों के आंकड़े को 19,000 को पार कर चुकी है, जबकि इटली में भी यह 19,000 तक पहुंच चुकी है। इससे बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथों को धोना, 20 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। हाँ दोस्तों, सैनिटाइजर का उपयोग बहुत संभल के करना चाहिए। सैनिटाइजर लगाने के बाद हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए। हमें अपने मोबाइल को साफ करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो मोबाइल का सैनिटाइजर है वो हमारे हाथों के सैनिटाइजर से अलग होता है। इसकी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सैनिटाइजर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, गूगल, यूट्यूब, बहुत जगह पर ये सारी बातें सूचित की गई है। अब भारत में भी यह महामारी तेजी से फैलती जा रही है। यहाँ पर लगभग 7,000 से कुछ ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जब तक 250 के करीब यहाँ पर मौतों के आंकड़े पहुंच चुके हैं। इसलिए आप सभी से मैं यही विनती करती हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। 20 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सतीश खोला जी। सतीश जी, हमारे नजर प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम पिछले दिन, कुछ दिन पहले, हम जो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है वेद प्रकाश विद्रोही जी से मिले थे, उन्होंने सरकार के काम पे इतराज उठाया। उनका कहना था कि जो मनोहर लाल खट्टर जी सीएम हरियाणा हैं, वो सही तरीके से फैसला नहीं ले पाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, आरोप लगाना। हम भी जब विपक्ष में थे तो हमारा काम था। और मजबूत विपक्ष तभी होता है जब चीज़ों को उठाता है, तो मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, देखिए मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी जानते हैं। रही बात जहाँ तक फैसला लेने की, आज तक हरियाणा के विकास में जितना फास्ट और जितने प्रभावी फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिए हैं, वो आज तक कोई ले नहीं पाया। मैं दिवंगत आत्माओं के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान में जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे सबसे बेहतर हम मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश में काम कर रहे हैं। कोई भी मामला हो, भर्तियों का मामला है, या आज तुरंत बात बताऊं आपको कि किसानों की सरसों खरीद का मामला है, गेहूं खरीद का मामला है, फिक्स रेट, आज तक ऐसा भाव कभी किसी ने दिया नहीं, और ऐसी खरीद सिस्टमेटिक तरीके से किसी ने की नहीं। अभी लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को जो पैसा दिया गया, या जो गरीब परिवारों को राशन दिया गया, जिस तरीके से, जिस टेक्निक से दिया गया, 3 महीने का राशन फ्री है, पूरा डिफाइन कर दिया, इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बीपीएल को ये मिलेगा, गुलाबी को ये मिलेगा, ओपीएच को ये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बीओसी वर्कर है, उनको हम 1 सप्ताह में 1,000 रुपए देंगे। हर मंडे को उनके खाते में 1,000 रुपए जमा हुए। अभी यही तो मुख्यमंत्री के फैसले हैं। अभी जो राशन के बारे में आपने कहा कि हम 3 महीने का राशन सरकार है वो फ्री देगी, यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत जी हैं, हम उनके रामपुरा में गए तो वहां पाया कि वो अब तक वहां पे राशन नहीं मिला। और ऐसा ही आरोप विपक्ष के वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी लगाया कि सांसद का जो क्षेत्र है, राव इंद्रजीत का जो क्षेत्र है, वहीं राशन नहीं मिला, तो सरकार क्या करेगी? देखिए, आरोप लगाना बहुत छोटी बात है। 82,333 परिवार हैं रेवाड़ी जिले में जिनको राशन फ्री दिया गया। 5 लोगों की, 10 लोगों की शिकायत हो सकती है, उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैं दावा करता हूं कि एक भी व्यक्ति जिले का ऐसा आप ले आइए जो ये कहे कि मुझे राशन नहीं मिला। एक टेक्निकल प्रॉब्लम, पोर्टेबिलिटी की
जिस व्यक्ति ने फरवरी में राशन लिया जिस मशीन से, वो मान लो गुड़गांव रहता था या महेंद्रगढ़ रहता था, किसी दूसरी मशीन से लेता था। अब लॉकडाउन के दौरान वो अपने गृह जिले में आ गया, लेकिन उस मशीन में सामान आया जो फरवरी में, उसमें 2-4 दिन का समय जरूर लगता है। कोई एक आध जगह किसी की बात हुई है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, लेकिन उसको ठीक करना यही तो प्रशासन की काबिलियत है, यही तो मुख्यमंत्री की काबिलियत है। आप मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर उनका जवाब देखिए, किसी भी व्यक्ति ने, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के कोई पूर्व मुख्यमंत्री, जिस भी व्यक्ति ने जो भी कोई समस्या लोगों के सामने रखी, चाहे मीडिया के सामने रखी, किसी के सामने रखी, उसका तुरंत निवारण हुआ। इसमें कोई उसकी बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग समाज में रहते हैं। अब राशन वितरण की हम बात करते हैं कि राशन की इस वक्त सबको जरूरत है, चाहे बीपीएल हो, चाहे ग्रीन कार्ड वाले हो, चाहे और मतलब हो, सबको जरूरत है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रहा। 82,333 परिवार जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में है, उनको राशन डिफाइंड क्वांटिटी के हिसाब से अप्रैल मई, वो तो सरकार ने, इसके अलावा नहीं, वो सरकार ने, इसके मेरी बात सुनिए ना, इसके अलावा सरकार ने मुलाजिमों को लगा करके, कर्मचारियों को लगा करके एक सर्वे कराई है कि वास्तव में जो जिनके पास एपीएल कार्ड भी है और गरीब है, उसको डिस्ट्रेस कूपन दिया जाएगा, उनको भी 3 महीने का राशन मिलेगा। ये भी अभी इसकी 2-4 दिन में मैं समझता हूं कि सर्वे कंप्लीट होने वाली है, और प्रशासन उस कूपन को जारी करने के लिए, उसकी लिस्ट बनाने के लिए पूरे तरीके से जुटा हुआ है। 2-4 दिन में वो बन जाएगी। लिस्ट की तो बात हमने भी देखी कि लोग जो हैं जिनकी ड्यूटी लगाई है वो घर घर जाके लिस्ट बना रहे हैं, वो बात तो सही है, लेकिन जो डिपो होल्डर हैं जहां से राशन डिस्ट्रीब्यूट होना है, वहां कुछ अभी तक पारदर्शिता नजर नहीं आई। देखिए, 100% पारदर्शिता की मैं बात नहीं इसलिए करता क्योंकि अचानक पोर्टेबिलिटी की वजह से कुछ कहीं जगह दिक्कत आई है। जहां भी दिक्कत आई है, तुरंत जिस भी माध्यम से ऐसी कोई समस्या किसी के संज्ञान में आई है, उसका समाधान हुआ है। साक्षी मनोरी, पैशंस क्वीन 2019, आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे लड़ने के लिए हम सभी को एक कार्य करना है। घर में रहकर सुरक्षित रहना है। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोरोना हम तक नहीं आएगा और भारत में फेज 3 नहीं लगेगा। फेज 3 आप समझ सकते हैं, जैसा कि इटली और अमेरिका में आजकल चल रहा है। प्रतिदिन वहाँ हजारों से ऊपर मौतें हो रही हैं, तो वो भारत में ना आए, इसीलिए हम सबको ये कार्य करना होगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार की रक्षा करें और उनके लिए काम करें। अगर कोई ज़रूरी आवश्यकता काम है तो प्लीज़ घर से सिर्फ एक ही इंसान बाहर जाए और उस काम को करके अंदर आए, और अंदर आने से पहले हाथों को सैनिटाइज, और सभी पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, न्यूज़ रिपोर्टर को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम में रख के हम लोगों के बाहर हमारे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सतीश खोला जी। तौर पर तो काम नहीं कर रहा है प्रशासन, कोई भेदभाव का काम भी नहीं कर रहा है प्रशासन, को किसी से बैर भी नहीं है। प्रशासन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए काम कर रहा है, तो इसमें मैं ये समझता हूं कि हम सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। और जहां तक प्रशासन की शक्ति की बात है, ये हमारे शक्ति इतनी नहीं है जितनी बात कर रहे हैं। आज एकल दुकानें खोली गई हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स की दुकानें खोली गई हैं। कल पूरे बाजार के व्यापारियों ने, 23 लोग थे, मेरी जो जानकारी आई है, 23 के 23 लोगों ने उपायुक्त को ये कहा कि जो आप फैसला लेंगे हमें मंजूर है। उपायुक्त ने बार बार उनसे कहा कि भाई आप बताइए, आप सलाह दीजिए। बोले जी आप जो फैसला लेंगे वो मुझे उचित, वो हम लोगों को उचित है। आज उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है, मैं समझता हूँ जारी होगी, मीडिया में जारी हुई है, उसको ठीक तरीके, अब पॉलिसी बन गई
ऑर्डर आ गए उसको फॉलो कराना मैं समझता हूँ प्रशासन का काम है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कि हो सकता है कल भी कुछ दुकानों को खोलने की छूट मिल जाए, दुकानदारों को मिल जाए। कुछ वो बनाया है, मैं समझता हूँ कोई योजना बनी है, वो योजना मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन कोई बनी है, और वो भी योजना व्यापारी एसोसिएशन के प्रधानों के साथ बैठ करके ली गई है। मैं समझता हूँ जिनकी दुकानें हैं, जिनको खोलनी है, जिनको व्यापार करना है, वो जब सहमत है तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जरूरी सामान जिसके लिए जीवन चलना है उसके लिए तो कभी कोई प्रतिबंध रहा ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान भी नहीं रहा, और जरूरत की चीजें सबको मिली हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक नुकसान हुआ मध्यम वर्ग परिवार की हम बात करते हैं, गरीब व्यक्ति है वो मांग के खा सकता है, सरकार और सामाजिक संस्थाएं उनके लिए कुछ कर रही हैं, और जो अमीर है, जो पैसे से संपन्न है, उसको शायद मदद की जरूरत नहीं। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो 20-22 हजार तक सैलरी लेके अपना गुजारा कर रहे थे, आज उनके ऊपर EMI का खर्चा है, ये खर्चा है, स्कूल की फीस, बाकी चीजें, तो मध्यम वर्ग के लिए क्या सरकार कुछ इस तरह का कदम उठा सकती है कि ऐसी परिस्थिति में? स्कूल की फीस के लिए सरकार ने पहले से ही निर्देश जारी कर रखे हैं। EMI बैंकों की जून तक पहले से ही एक्सटेंड कर रखी है। जो मध्यम परिवार जिसकी भी आमदनी 1,80,000 या उससे कम है, उसको सरकार परिवार समृद्धि योजना में आर्थिक सहायता दे रही है। जो BPL होल्डर हैं, OPH वाले हैं, उनको 3 महीने का राशन दे रहे हैं। जो BOC वर्कर हैं, जो बिल्डिंग में काम करते हैं, 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास, उनको 4,000 रुपये महीना दिया है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने कोशिश की है सभी वर्गों को राहत देने की, फिर भी कोई ऐसी चीज सामने आती है तो मैं समझता हूँ जनता का फीडबैक सबसे बड़ा फीडबैक है। ये अगर कोई ऐसी बात आती है तो जरूर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई जाएगी। अभी सब आपके पास व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का पद है भाजपा का, तो आप बखूबी जानते होंगे कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए जो समस्याएं पैदा होती हैं और उस समस्याओं से कैसे निपटा जाए, और एक जिनके कारोबार ठप हो गया तो उसको किस तरह पटरी पे लाया जाए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कारोबार की बात है, बैंकों ने 3 महीने EMI एक्सटेंड कर दी है, 3 महीने ले नहीं रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा तो इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा निवेश के लिए उभर करके आया है, और मुख्यमंत्री जी ने उन सभी कंपनियों को ऑफर भी किया है कि जो चाइना से उठ करके अब हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, जिनके लिए हरियाणा सबसे उत्तम माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा में ज़्यादा उद्योग धंधे लगेंगे, ज़्यादा कारखाने लगेंगे, और ज़्यादा कारखाने लगेंगे तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा काम मिलेगा। जो होता दिख रहा है उसकी भरपाई आने वाले समय में पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी चीन से जो 1,000 के करीब कंपनियां जो भारत में अपना निवेश करना चाहती हैं, उसका कुछ हिस्सा हमारे क्षेत्र में भी हरियाणा में उसका आधा हिस्सा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है और हरियाणा में नए कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार लिबरल है। आसान तरीके से, सारे सिस्टमाइज तरीके से जमीन उपलब्ध कराती है सरकार, तो मैं समझता हूँ हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ इधर बिहार और बंगाल है, तो जितने भी लेबर क्लास के जो प्रवासी मजदूर हैं वो सारे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उधर कंपनियां लगेगी, यहाँ से ज्यादा उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे? अभी तक जितने भी कारखाने, मैं पर्टिकुलर रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ, बावल या धारोड़ा क्षेत्र में लगे हुए हैं, यहाँ 25% से ज्यादा स्थानीय मजदूरों को जगह नहीं मिलती थी। अब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं वो चले गए हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय मजदूर हैं, स्थानीय जो वर्कर हैं, उनको ज्यादा स्थान मिलेगा।
मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन अगर ये हटा देंगे तो 100% लोग यहाँ काम करेंगे, तो यहाँ के ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जरूरत क्या है? तो आप अब हमारी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो किस तरह का संयम रखें और इसमें कितना समय लगेगा कि हम इससे उभर सकें? लॉकडाउन का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर सभी विपक्षी नेताओं से बैठ के सलाह मशवरा करके प्रधानमंत्री जी लेते हैं। इसका फैसला तो वही लेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के दौरान जो संयम जनता ने दिया, जो प्रति जो आस्था दिखाई और जो देश को बचाने के लिए पूरे लोग, जिसमें किसी भी पार्टी के लोगों ने कोई दलगत राजनीति नहीं की, इसके लिए सामूहिक रूप से जो देश ने एकता का प्रारूप दिखाया, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूंगा कि इसके लिए जनता मुबारकबाद की पात्र है कि जिन्होंने नियम संयम सब पालन करके इस लॉकडाउन में इस आपदा को दूर भगाने में जो किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में थोड़ा सा कठिन समय जरूर रहेगा, लेकिन जो दृढ़ संकल्प भारत की जनता करती है उसका साक्षात रूप से प्रारूप जनता ने दिखाया है। अब जैसा कि हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान चाहे वो रेवाड़ी विधायक हो चाहे कोसली विधायक हो, उन्होंने जनता के बीच में जाके काम किया, लेकिन जो हमारे महेंद्रगढ़ गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद है राव इंद्रजीत जी, वो कहीं भी इतना सक्रिय नजर नहीं आए, जबकि उनको निगरानी, कोरोना पीड़ित निगरानी का एक तरह से जिम्मेवारी दी गई, ऐसा वेद प्रकाश विद्रोही ने उन पे आरोप लगाया। तो क्या भाजपा ने उनको पार्टी के आधार पर कोई जिम्मेदारी या कोई फीडबैक नहीं ली उनसे? देखिए, मैं व्यक्ति की बात, आरोप लगाने वाले की उस बात पे नहीं जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश कि लॉकडाउन के नियम को पालन करें। जहां तक मॉनिटरिंग की बात है, सब लोगों ने, सांसद ने ही नहीं, बाकी विधायकों ने और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो जनता से चुन करके आए, सब ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यमों से हर चीज को मॉनिटर करने का प्रयास किया। चाहे वो कांग्रेस के विधायक थे, चाहे भाजपा के विधायक थे, चाहे कोई पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री, सब ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया और सभी के सामूहिक प्रयास से रेवाड़ी इस संक्रमण से बचा। हरियाणा में रेवाड़ी ऐसा जिला है जो संक्रमण मुक्त रहा है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इसमें इसके लिए सभी का सहयोग है, व्यक्ति का सहयोग नहीं है, अकेले प्रशासन का सहयोग नहीं है, सभी ने सामूहिक रूप से मिलकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबने प्रयास किया है। सभी बधाई के पात्र हैं। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।